नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गहरी साजिश। सुबह के 5 बज रहे थे। शिवा अपने बिस्तर से उठकर अपने पालतू कुत्ते को लेकर बाहर सैर करने चला गया। सैर करने के बाद लौटा तो देखा उसकी पत्नी मोनिका गुस्से में एक एक बर्तन पटकते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी शिवा बोला, क्या हुआ मोनिका, इतने गुस्से में क्यों हो? तो मोनिका ने मुंह बनाते हुए बोला, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पिकनिक पर घूमने जाते हैं, देश विदेश का भ्रमण करने जाते हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने देश के भी किसी जगह को नहीं देखा। हमारे बच्चे ज्योति और आरुष भी पार्क घूमने जाने के लिए परेशान हो रहे थे। कितने दिनों से मैं आपसे कहते आई हूँ कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन आप तो कहीं घूमने जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। मोनिका बोलते जा रही थी, लेकिन शिवा को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वह चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने पालतू कुत्ते से बातें करने लगा। फिर मोनिका बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। वह स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रही है। यह देखो, समुद्र के पास के फ़ोटो खींचकर उसने मेरे पास भेजा है। क्या नज़ारा दिखता है। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। मोनिका ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति शिवा से कहा, तो शिवा बोला, अरे मोनिका, इन हाई सोसाइटी के लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर वह लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, जो अपना फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। शिवा ने कहा तो मोनिका गुस्से में बोली, अरे मैं कहाँ लंदन जाने को कह रही हूँ। कम से कम अपने देश तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग, लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी चाहे बोलती रहूँ, आपको तो अपने कुत्ते टॉमी की सिवा या बात करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो कहीं बाहर घूमने के बारे में क्या सोचोगे। मोनिका का गुस्सा देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम्हें मेरे टॉमी से इतनी जलन क्यों है। बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर शिवा ने बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टी आ गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन शिवा जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर मोनिका बहुत परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो शिवा बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए शिवा ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मोनिका के हाथ में थमा दिया। मोनिका चिंता के कारण हड़बड़ाहट में लिफाफा खोलकर देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह लिफाफा पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अविश्वसनीय भाव से उसने शिवा की ओर देखकर आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो शिवा मुस्कुराते हुए बोला, धर्मपत्नी जी, सिर्फ प्रमोशन ही नहीं बल्कि विदेश घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज भी मिला है, और साथ में 10 लाख रुपए का इनाम भी। यह सुनकर मोनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर शिवा ने कहा, अर्धांगिनी जी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। तभी मोनिका खुशी से बोली, अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। दोनों बच्चे आरुष और ज्योति खुशी से नाचने लगते हैं। तभी उत्साहित होकर दोनों बच्चे अपने पापा के गाल को चूमने लगते हैं। पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं, कहते हुए ज्योति और आरुष दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए।
फिर मोनिका ने उत्साहित होकर पूछा, अच्छा यह बताइए कि हम लोग कब जाएंगे? तभी शिवा बोला, 1 हफ्ते बाद की फ्लाइट है। मोनिका उत्साह से सोचने लगती है कि मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। बात खत्म होने के बाद शिवा अपने ऑफिस चला गया। वापस आने के बाद रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी शिवा बोला, मोनिका सर मुझे कल पैसे देंगे, तुम लोग अपनी सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी चाहिए कल ही हम लोग बाजार में खरीदने के लिए जाएंगे। शिवा के इतना कहते ही दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका पालतू कुत्ता टॉमी भी भौंकने लगा। इस समय शिवा और मोनिका का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर शिवा बोला, मोनिका हम विदेश जाएंगे तो टॉमी को कहाँ छोड़ेंगे? फिर मोनिका भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। तभी बच्चे बोल उठे, पापा टॉमी को हम नानी के घर छोड़ देते हैं। इतना कहते ही बच्चों ने अपनी नानी के पास फ़ोन कर दिया। हेलो नानी, कैसी हो? बच्चों ने बोला तो दूसरी ओर से उनकी नानी की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बच्चों, तुम सब कैसे हो? हाँ नानी, हम सब भी ठीक हैं, ये लो मम्मी से बात करो। हाँ माँ कैसी हो? मोनिका ने पूछा। तो माँ ने बोला, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? माँ मैं भी ठीक हूँ। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि टॉमी को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। मोनिका की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरे भैया भाभी किसी काम से बाहर जा रहे हैं। मैं घर में अकेली रहूंगी और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बेटा तुझे एक बात बताती हूँ, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम वहाँ पता करके अपनी टॉमी को छोड़ दो। ठीक है माँ, देखती हूँ। ऐसा कहकर मोनिका उदास होकर फ़ोन रख देती है। अगले दिन शिवा ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन पाई, जिससे शिवा निराश होकर घर लौट आया। अरे शिवा, क्या हुआ? टॉमी को छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? मोनिका ने पूछा। तो शिवा बोला, नहीं मोनिका, डॉग केयर सेंटर वाले डॉग की केयर करने के लिए एक दिन का कम से कम 2,000 रुपये मांग रहे हैं। तभी मोनिका हैरानी से बोली, अरे बाप, क्या ज़माना आ गया, एक कुत्ते की देखभाल के लिए इतना पैसा? तभी शिवा बोला, और नहीं तो क्या, कोई फ्री में तो नहीं करेगा ना, और वैसे भी हमें घूमने में 1 महीने लगेंगे, उस हिसाब से तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। यह बात सुनकर मोनिका बहुत परेशान हो जाती है। फिर उदास मन से शिवा बोला, अगर कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया तो हमारा विदेश घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनकी बेटी ज्योति बोली, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मुझे पापा से बात नहीं करना है। तभी मोनिका बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी शिवा बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ अकेले आकर कैसे रह सकती हैं, वह भी अकेली? तो मोनिका ने कहा, ओहो शिवा, माँ गांव में भी तो अकेली ही रहती थी ना, तो यहाँ रहने में उन्हें क्या हर्ज है? और एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएंगी तो टॉमी की देखभाल के लिए हमें उन्हें डॉग केयर सेंटर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ घर की देखभाल करने के लिए भी कोई न कोई आ जाएगा। मोनिका की यह बात सुनकर शिवा बोला, अच्छा, लेकिन मोनिका तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं था। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती हैं, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी
तब हम उनको यहाँ बुला लें? ये तुम कैसी बात कर रही हो? तो मोनिका बोली, आपकी माँ की चाल ही ऐसी थी कि जो मुझे पसंद ही नहीं आती थी। ये पहनो, वो पहनो, ऐसे रहो, वैसे रहो, घूंघट की रहो, अच्छी बहू की तरह बनो, वगैरह वगैरह। तुम्हें तो पता है मैं आजकल की लड़की हूँ, मुझे भी तो कुछ आज़ादी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ की वही 80 साल पुरानी ख्यालात ही थी। खैर छोड़ो, तुम माँ को लाने के लिए इतना मत सोचो। वैसे भी हम उन्हें यह सब नहीं बताएंगे ना कि हम उन्हें अपने मतलब से यहाँ बुला रहे हैं। तुम बस अपनी अम्मा को फ़ोन लगाओ और उन्हें यहाँ आने के लिए बोलो। बाकी का मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए मोनिका ने शिवा की माँ के पास फ़ोन लगाकर शिवा को थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? ममता देवी ने कहा। तो शिवा बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैं चाहता था कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ चली जाती तो। ममता जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ही मोनिका और बच्चों को लेकर यहाँ घूमने के लिए आ जाओ। इस उम्र में मेरा वहाँ आना संभव नहीं है। तभी शिवा के हाथ से फ़ोन लेते हुए मोनिका बोली, अरे माँ जी, सारी उम्र आप गांव में ही बिता देंगी, कुछ समय हमारे पास भी आकर रह लीजिए। आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। अरे बहू, अपने पोता पोती को तो मैं भी बहुत याद करती हूँ, ममता जी ने कहा। तो मोनिका बोली, अम्मा ऐसे वहाँ से याद करने से क्या होगा? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। ज्योति तो आपकी लोरियां सुनने के लिए रोज़ जिद करती रहती है। और तो और बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी माँ के साथ ही बितानी हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही आप यहाँ चले आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया, ये सुनकर तो ममता जी की खुशी के मारे पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह खुद को ना रोक पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 5 वर्ष पहले ममता जी के पति का स्वर्गवास हुआ था। ममता जी के पति का पूरे गांव में बहुत मान सम्मान हुआ करता था। ममता जी अपने पति के जाने के बाद गांव के अपने घर में अकेले ही रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। गांव में किसी को कोई भी परेशानी होती तो ममता जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती थी। इसी कारण गांव के सभी लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन से उनके खर्च निकल जाते थे। बेटे और बहू के घर जाने की खुशी में ममता जी ने अपनी पोता पोती के लिए गाजर का हलवा और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अगले दिन ममता जी ट्रेन से सफ़र करके लगभग 4 घंटे बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा शिवा उन्हें लेने के लिए वहां पहले से पहुंच चुका था। वह ट्रेन से उतरी तो बेटे ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, फिर अपनी माँ को लेकर अपने घर गया। दादी को देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर ममता जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। बहू ने भी आकर अम्मा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तभी टॉमी अम्मा जी को देखकर उन्हें अनजान व्यक्ति समझकर उन पर भौंकने लगा, लेकिन ममता जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर मोनिका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके घूमने जाने के बाद टॉमी का ख्याल ममता जी को ही तो रखना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली ममता जी को क्या पता था कि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बहू मोनिका उनकी खूब खातिरदारी कर रही थी। शिवा उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था, तो वहीं उनके पोता पोती भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर सेवा करते थे। 2-4 दिन सबने मिलकर ममता जी की बहुत अच्छे से खातिरदारी की।
फिर एक दिन मोनिका अपनी सासू माँ को घर का सारा काम बताने लगी। टॉमी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, उसे कब नहलाना है, घर के स्टोर रूम कहाँ हैं, राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम टॉमी को सैर करवाने भी ले जाना पड़ता है। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टॉमी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए ममता जी संदेह भरी निगाह से मोनिका की ओर देखने लगती हैं। फिर खुशी के आंसू लिए हुए ममता जी बोली, बहू, आज का खाना मैं बनाती हूँ। तुम सब लोगों को मैं स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई हूँ। मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बना कर लाई हूँ। बच्चों को बहुत पसंद है ना। इतना कहते हुए वह अपने बैग से हलवा निकाल कर ले आई और अपनी पोता पोती को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे हुए थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या है बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी मोनिका हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ माँ जी, वह क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ ही दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। ममता जी यह सुनकर अचंभित हो गई तो शिवा बोला, वह क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया है। हमें कल सुबह ही निकलना है, तो 20 से 25 दिनों के लिए आप सब कुछ संभाल लेना। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपना अपना बैग तैयार करने लगे और अगली सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर ममता जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने आप को समझा लिया। सुबह सोकर उठने के बाद ममता जी टॉमी को सैर करवाने ले गई। उसके बाद बड़े प्यार से उसे नहलाया धुलाया। मोनिका के बताए अनुसार उन्होंने टॉमी को उसकी मनपसंद का खाना ला कर दी और फिर अपनी खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टॉमी खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उसका मन उदास हो गया था। तो ममता जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। तो टॉमी खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब टॉमी हमेशा ममता जी की ही थाली में से खाना खाता था। ममता जी घर में अकेले रहते रहते बोर हो जाती थी, तो टॉमी से ही हंस बोलकर अपना मन बहला लेती थी। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वह हर रोज सुबह शाम टॉमी को सैर करवाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। पड़ोस के बच्चों से भी हंसना बोलना उन्हें अच्छा लगता था, तो सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते थे। अक्सर बच्चे उनके घर पर जाकर उनके साथ खेलते, तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी कभी बच्चे टॉमी के साथ भी खेलने लगते थे। ममता जी बच्चों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता भी बना दिया करती थी, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते थे। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक रात जब वह सो रही थी, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह काफ़ी देर से रो रहा था। वह बाहर निकल कर देखी तो बच्चे के मम्मी पापा बहुत परेशान लग रहे थे और बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। फिर दोनों अम्मा जी को देखकर बोले, देखिए ना अम्मा जी, ना जाने क्या हुआ है इसे, बस रोता ही जा रहा है। तभी ममता जी उसे अपनी गोद में लेकर रसोई घर में आई और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आपके हाथों में तो जादू है, कहते हुए वह दोनों ममता जी का धन्यवाद करने लगे।
अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वह रोने लगते हैं। बच्चा सो गया है, अब तुम भी जाकर आराम से सो जाओ। कहते हुए ममता जी भी अंदर आ गई। फिर सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वह लोग आए हैं और ना ही उन्होंने फोन करके कुछ बताया। यह सब सोचते हुए ममता जी बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब ममता जी टॉमी को सैर करवाने ले गई तो वहीं मोनिका की सहेली सरोज भी सैर करने आई थी। टॉमी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह मोनिका की सासू माँ हैं, जो गांव से आई हैं। तो सरोज उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं मोनिका की सहेली हूँ। यहीं मोनिका के घर के पास में ही रहती हूँ, सरोज ने कहा। तो ममता जी ने मुस्कुराते हुए उससे आशीर्वाद दिया। सरोज बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी, जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली मोनिका का विदेश घूमने का तो सपना सपना ही रह जाता। तो ममता जी हैरानी से सरोज को देखने लगी। फिर सरोज ने पूछा, आंटी जी यह बताइए, वह लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 20 से 25 दिन के भीतर ही आ जाएंगे, लेकिन 1 महीने होने को आए हैं। तो सरोज ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो मोनिका ने यही बताया था कि कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। तो ममता जी हैरानी से बोली, 2 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहकर सरोज तो वहाँ से चली गई, लेकिन ममता जी सोच विचार में पड़ गई। टॉमी को सैर करवा कर घर वापस लौटने लगी तो देखा कि मोहल्ले में हलचल हो रहा था। वह वहां जाकर इसका कारण पूछने लगी तो पता चला कि इस मोहल्ले में रहने वाले दीनानाथ जी के घर में चोरी हो गई है। अगले महीने उनकी बेटी की शादी थी और सारे पैसे चोर चुरा कर ले गया। यह सुनकर ममता जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे, इसी सोच में डूबी ममता जी टॉमी के साथ घर वापस आ गई। घर पहुंची तो देखा फोन की घंटी बज रही थी। फोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? टॉमी, ठीक तो है ना? तो ममता जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तुम लोग वापस कब आ रहे हो? तो शिवा ने कहा, माँ, ऑफिस का काम खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाएंगे। अभी कुछ दिन और लगेंगे, आप वहाँ सब कुछ संभाल लेना। कहते हुए शिवा ने फ़ोन रख दिया तो पीछे से मोनिका ने कहा कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना? हाँ मोनिका, सब ठीक है। तो मोनिका खुशी से बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया कितना अच्छा था। हमारे टॉमी की देखभाल करने वाली मिल गई और हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। अब हम आराम से जितने दिन चाहें उतने दिन घूम सकते हैं। हाँ मोनिका, तुम्हारा दिमाग तो सुपरमैन जैसा है। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, नहीं तो टॉमी के देखभाल का खर्चा बहुत हो जाता, शिवा ने कहा। फिर मोनिका बोली, अब मेरी एक और बात भी मानो। अपनी माँ से कहो कि बाबूजी ने जो एफडी करवाया था उसके पैसे हमारे हाथ में रख दें। आखिर उन पैसों का उन्हें करना ही क्या है? हर महीने बाबूजी की पेंशन से तो उनका खर्चा निकल ही जाता है। अरे मोनिका, यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। तभी मोनिका बोली, माँ, हमें पैसे दे तो देंगी ना? तो शिवा बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, हम लोगों के लिए ना सही लेकिन अपने पोता पोती के लिए तो ज़रूर देंगी। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। शिवा और मोनिका दोनों बातें करते जा रहे थे। शिवा को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था।
और शिवा और मोनिका की सारी बातें ममता जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी औलाद ही इतना नीचे गिर सकते हैं। फिर टॉमी से बोली, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है। टॉमी से यह सब बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन अपने बेटे बहू की करतूतों से दुखी होने के कारण बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वह आंसू बहाती रही, ना भूख लगी ना प्यास। शिवा के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उन्हें याद आया कि आज टॉमी अभी तक कुछ नहीं खाया है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछे और टॉमी के लिए खाना ले आई। लेकिन टॉमी हमेशा ममता जी के साथ खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए ना चाहते हुए भी ममता जी को भोजन के 2 निवाले खाने ही पड़े। शाम के समय जब ममता जी बाहर निकली तो पता चला कि दीनानाथ जी जिनके घर में चोरी हुई थी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह सुनकर ममता जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह तुरंत दीनानाथ जी से मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे। तो दीनानाथ जी बोले, क्या करूं बहन जी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूं तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन भगवान से हमारी यह खुशी भी नहीं देखी गई। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? कहते हुए दीनानाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ जी की यह हालत देखकर ममता जी की आंखें नम हो गई। आप चिंता मत करो भाई साहब, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी ने कहा। दीनानाथ जी की यह हालत देख ममता जी से रहा ना गया और अगले दिन ही अपने गांव फोन करके पड़ोसियों से 2 लाख रुपए भेजने को कहा। अब ममता जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर ममता जी दीनानाथ के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर दीनानाथ जी बोले, अरे यह क्या है, खोल कर देखे तो चौंकते हुए बोले, इतने सारे पैसे? तो ममता जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना? फिर दीनानाथ जी बोले, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे ये हमारी भी बेटी है, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए, ममता जी ने कहा। तो दीनानाथ जी आंखों में आंसू लिए हुए बोले, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? तो ममता जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने ममता जी के इस नेक काम की खूब तारीफ की और गांव वालों ने भी उनकी मदद की और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी ममता जी घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू मोनिका का फ़ोन आ गया। माँ जी, हम कल शाम तक घर पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी साफ सफाई भी अच्छे से करके रखना। ठीक है बहू, ममता जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह ममता जी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए वह मंदिर जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर प्रसाद बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। टॉमी को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भगवान को भोग लगाया। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को खाना बांटने लगी। तभी अचानक उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। उन्हें वह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी।
जैसे ही वह खाना देने के लिए उसके पास गई तो वह अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपाने लगी। जैसे ही ममता जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था कमला देवी। देखते ही ममता जी का कलेजा थम गया। समधन जी, आप तो बहू की माँ कमला हो ना? कहते हुए उन्होंने उस महिला का पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए कमला जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। यह सब कैसे हो गया कमला? आप तो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुशी से उनके साथ शहर में आई थी। तो कमला जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं ममता जी, बेटा शहर में अच्छी नौकरी करने लगा तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर मुझे लेकर बेटे बहू में रोज कहा सुनी होती थी। बहू मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो बहू चिल्लाने लगी, मैं इस बुढ़िया का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, इसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। तो बेटा मुझे दर्शन करवाने के बहाने से मंदिर में ही छोड़कर चला गया। कुछ ही महीने पहले पति की का भी स्वर्गवास हो गया है तो बेटे ने गांव वाला मकान भी बेच दिया। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने अपनी बेटी को हमेशा तुम्हारे खिलाफ भड़काया, आज भगवान ने खुद ही मेरे साथ ये सब कर दिया। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे डाली। ममता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरे एक गलत कर्मों का नतीजा यह सब हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। आज मुझे सड़क पर भीख मांग कर खाना पड़ता है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊं। कहते हुए कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। ममता जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धा आश्रम क्यों, आप मेरे साथ चलो। ममता जी अपनी समधन को लेकर अब घर आ गई। समधन जी, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ और यह भगवान का प्रसाद खाओ। इतना कहकर ममता जी नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों समधन ने नाश्ता कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। ममता जी ने दरवाजा खोला तो सामने मोनिका और शिवा खड़े थे। पीछे से अपने घर में किसी अजनबी को देखकर मोनिका अपनी भौहें चढ़ाकर ममता जी की ओर देखने लगी तो ममता जी बोली, बहू, यह एक लाचार और बेबस औरत है। बेचारी बहुत दुखी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ। ममता जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मोनिका चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है यह समाज सेवा। यह तुम क्या कह रही हो बहू? ममता जी हैरानी से बोली तो शिवा ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है मोनिका, हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। यह सुनकर ममता जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। तभी वह औरत नाश्ते की टेबल से उठकर मोनिका के सामने आई, जिसे देख मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीने टपकने लगे। फिर अचंभित होकर बोली, माँ आप यहाँ कैसे? आप तो भैया भाभी के साथ मुंबई गए हुए थे। तभी कमला जी ने अपनी बेटी मोनिका को एक जोरदार का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, अपनी सास से तमीज में रहकर बात किया करो। कमला जी के इतना कहते ही ममता जी बोली, रहने दो समधन जी, यह लोग आजकल के बच्चे हैं, इन्हें अपनी माँ से ज्यादा पैसों और इस कलयुग के ऐशो आराम की जरूरत है। और बेटा, क्या कहा था तुमने? यह घर तुम्हारा है, कोई धर्मशाला नहीं है ना? हाँ, वैसे तो ठीक ही कहा तुमने, यह घर तुम्हारा है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में इस घर की और टॉमी की देखभाल कर सकूं। फिर मैं किस हक से यहाँ अपने मन मर्जी का काम कर सकती हूँ? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस आ गए हैं तो इस चौकीदारी की ड्यूटी भी खत्म।
तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और मेरे गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। कहते हुए ममता जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो समधन कमला जी ने कहा, ममता जी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। तो आरुष और ज्योति अपनी दादी और नानी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी नानी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर ममता जी और कमला जी दोनों बच्चों को चूमती हुई बोली, अरे बेटा, हम दोनों तुम लोगों से मिल लिए हैं, इतना ही काफी है। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी ममता जी आरुष और ज्योति को मंदिर वाले कमरे में लेकर गई और बोली, बच्चों, तुम लोग बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर माँ बाप निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की सेवा करते हैं और मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वह अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते और अपने बच्चों पर बहुत भरोसा रखते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। ममता जी की बात सुनकर मोनिका और शिवा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी ममता जी अपनी बहू मोनिका से बोली, और हाँ बहू, अपने घर को अच्छी तरह से देख लो। तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस कामवाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। तभी मोनिका की माँ कमला जी बोली, बस ममता जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मेरी बेटी मोनिका को आपसे मांगना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर मोनिका बोली, नहीं माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक से मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया था। ममता जी ने कहा तो शिवा बोला, माँ, हमने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ममता जी बोली, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज 4 दिन की आई औरत पर तुम्हें इतना भरोसा हो गया कि इतने सालों की अपनी माँ का प्यार ही भूल गया। उसकी कोई कीमत नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। हर बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे, मैं आखिर अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? तुम लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी की एफडी के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को पाने के लिए और कोई नई साजिश नहीं करनी पड़ेगी। जब मांगोगे तब मैं दे दूंगी। ममता जी की यह बात सुनकर शिवा और मोनिका शर्मिंदगी के कारण अपना सर नीचे झुकाए हुए खड़े थे। वह दोनों अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। बिना देरी किए ममता जी ने अपना बैग उठाया और समधन कोमल के साथ घर से बाहर निकली। तो शिवा और मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उनका पैर पकड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन ममता जी कुछ ना बोलकर बाहर निकल जाती हैं। आज पड़ोस वाले भी वहां आ गए और पड़ोस के उस बच्चों की माँ बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी चीज की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं तो आपने मेरे लिए उनकी कमी को पूरा किया है। तभी सामने से आते हुए दीनानाथ ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास आकर बोले, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कहते हुए वह ममता जी के चरण छूने लगे तो ममता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। इसी समय ज्योति और आरुष के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक साथ बोले, दादी, यहाँ से मत जाइए,
सब लोगों का इतना प्यार देखकर ममता जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी मोनिका और शिवा उनके सामने आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिवा बोला, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ हमने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ करती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, माँ मुझे बस एक मौका दे दो। तो मोनिका बोली, हमें छोड़कर मत जाइए, आप दोनों यहीं रहिए, मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो ममता जी ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन मुझे मेरे गांव तो जाना ही है। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून और शांति मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगे। ममता जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी, तभी पीछे से टॉमी उनका पल्लू पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही ममता जी की आंखें फिर से भर आई, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए टॉमी को प्यार से सहलाकर कोमल जी के साथ रिक्शे में बैठ जाती हैं। तभी टॉमी भी उनके पास रिक्शे में आकर बैठ गया। सब लोग टॉमी का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान हो जाते हैं। ममता जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर ममता जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले ही प्यार और ममता को भूल जाए, लेकिन यह बेजान जानवर प्यार की भाषा को बखूबी समझते हैं। ऐसा कहते हुए ममता जी टॉमी को भी अपने साथ लेकर अपने गांव चली गई। कोमल जी ममता जी का सबके प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बहुत प्रभावित होती हैं और उनका धन्यवाद करती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।